नमस्कार किसान भाइयों। आज मैं जैसे कि आप देखते हैं कि अभी के समय सभी लोग, सारे किसान लोग मेनली मुल्लू पेन देखिए, यूरिया, डीएपी, एनपीके, बहुत सारे ऐसे केमिकल फर्टिलाइजर्स और अंधाधुंध रूप से वो एग्रोकेमिकल्स का मेनली जो हमारे कृषि रसायन हैं उनका जोरदार रूप से छिड़काव करते हैं, जिस कारण से एक तो है क्या कि देखिए, कोई भी केमिकल फर्टिलाइजर जो होता है या केमिकल इंसेक्टिसाइड जो होता है वो हमारी मृदा को ना केवल मिट्टी को नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि उसका केवल बेनिफिट प्लांट के ग्रोथ में ही लगता है और मिट्टी के रिस्पेक्ट में अगर देखा जाए तो वो उसके लिए हानिकारक ही है। ज़मीन को वो मेनली हम लोग इस ढंग से कि उसका पीएच, एक पीएच मान होता है, जैसे जिन लोगों ने, भाई साहब लोगों ने साइंस पढ़ा है या 10th तक केमिस्ट्री पढ़ा है तो वो पीएच की वैल्यू को बहुत अच्छे ढंग से समझते हैं। कहा जाता है कि अम्ल, क्षार और लवण 3 शब्द होते हैं, तो इसमें से 2 शब्द यहाँ बहुत ज़्यादा कॉमन आ जाते हैं कि इनके अंधाधुंध उपयोग से हमारी ज़मीन या तो एसिडिक हो जाती है या अल्कलाइन नेचर की हो जाती है। तो अब देखिए क्या कि फार्मर, जहाँ तक हमारे देश की वास्तविक स्थिति की बात की जाए, मैं ना कृषि विशेषज्ञों की बात करूँगा ना बड़े बड़े दावों की बात करूँगा, जहाँ तक वास्तविकता का सवाल है, अब ये पूरी तरह सही बात है कि आज के समय सॉइल टेस्टिंग फैसिलिटी इंडिया में बहुत वीक है और फार्मर, आम किसान को तो उसका एक्सेस है भी नहीं, और जिनको एक्सेस भी है तो लैब में इतनी फैसिलिटी नहीं है, ना ही इतने लोग हैं जो वहाँ काम कर रहे हैं। तो इस रिस्पेक्ट में अगर हम लोग देखें तो हमारे पास मृदा जांच कि मृदा में हमारे कौन से पोषक तत्व हैं, कौन से नहीं हैं, जो 16 मुख्य होते हैं, कहा जाए 21 होते हैं, कम से कम मुख्य 3, तो इसकी भी जांच की व्यवस्था नहीं है। तो हम बड़ी बड़ी बातें करना थोड़ा सही नहीं होगा। तो अब ये बात है क्या कि अब मैं देख रहा हूँ कि विभिन्न एरिया, जैसे कि आप देखिए उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग, पंजाब के भागों में गन्ने की खेती कैश क्रॉप के रूप में खूब होती है। तो वो क्या कर रहा है कि जमीन का जोरदार रूप से दोहन हो रहा है। आप देखिए कि आप बहुत एरिया, जैसे कि बहराइच वगैरह के एरियाज में मेज़ वगैरह की खेती बहुत ज़्यादा होती है। आप चले जाइए बिहार में, तो बिहार में भी आपको बहुत सारे ज़िले मिलेंगे, जैसे कि आप अगर पटना से आगे गंगा के पार होते हैं तो वहाँ से लेके बेगूसराय से लेके आप पूर्णिया, अररिया, नेपाल बॉर्डर तक आप पहुँच जाते हैं, तो वहाँ तक आप देखेंगे पूरा मेज़ बेल्ट है। कहा जाता है कि वहाँ की ज़मीन फर्टाइल है, लेकिन उस फर्टाइल को हम आज के समय हर एरिया में, जितने भी एरिया की मैं बात कर रहा हूँ, पंजाब से लेके बंगाल तक, नॉर्थ ईस्टर्न प्लेन, नॉर्थ प्लेन और नॉर्थ ईस्ट प्लेन समथिंग स्टाइल, यहाँ आप देखिए कि खेती के मामले में हमारे पास सबसे ज़्यादा समतल ज़मीन है और उर्वर ज़मीन है, जो गंगेटिक प्लेन कहलाता है ये पूरा एरिया। और इसमें भी आज ये है कंडीशन कि हमने इतने, मतलब बुरी तरह से आज के समय हमने, या ये हमारी भी मजबूरी है कि हमने इतनी अंधाधुंध फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, फंजीसाइड, हर्बिसाइड, बहुत सारे ये हैं विधा है, इनका उपयोग करके हमने अत्यधिक उपज लेने के चक्कर में हमने अपनी ज़मीन को बर्बाद कर दिया। आज ये कंडीशन देख लीजिए कि आप, कि हमारी जो भूमि की स्थिति है वो इस ढंग से हो गई है कि अगर लोग खाद ना दें, ये केमिकल फर्टिलाइजर ना दें, तो उनके खेत में पैदावार नहीं होती है। तो ये एक बड़ी बृहद, मतलब व्यापक स्थिति बोला जाए कि क्या कहा जाए, कि पहले बारिश होती थी तो मैं देखता था कि गांव में
सड़कों पे हर जगह केचुए दौड़ते रहते थे, मतलब बहुत सारे सूक्ष्मजीवी थे, लेकिन हमने इन रसायनों का उपयोग करके उन सबको खत्म कर दिया। तो जमीन से सूक्ष्म जीवियों की मात्रा ये पूरी तरह से एक ढंग से खत्म हो चुकी है। हमने उनको मार दिया है और उनको रिकवरी का कोई चांस हम दे नहीं रहे हैं। ना हम क्रॉप रोटेशन मतलब फसल चक्र को अपना रहे हैं, ना ही हम खेत को खाली छोड़ रहे हैं। हमें 3 सीजन 4 सीजन जितना हो जाए हम मैक्सिमम उससे केवल लेना चाहते हैं, उसको हम कुछ रिटर्न नहीं कर पाते हैं। तो आज के समय जैसे कि अब आप देखते हैं कि केमिकल के कारण इतनी सारी बीमारियां हो गई है, हमारी धरती से लेके जल जीवन तीनों प्रभावित हो चुका है। और आज तो इसके रिकवरी के लिए हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं, तो पहले हम थोड़ा कुछ स्पेसिफिक बात करते हैं। जैसे फसलों में हम लोग सबसे ज़्यादा जो चीज़ों मतलब किसी भी चीज़ को हमें जब मतलब खेती करते हैं तो सबसे ज़्यादा जिस तत्व की आवश्यकता होती है वो है नाइट्रोजन। तो एक के शब्द आप हमेशा सुनते हैं NPK। तो एक है क्या कि देखिए नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, ये 3 चीज़ ऐसी हैं ये जिसको मृदा को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। अब बोला जाए क्या क्या कि ऑर्गेनिक मेथड, जैसे केमिकल में आप तो डायरेक्ट DAP, यूरिया में आपके नाइट्रोजन होता है, DAP में नाइट्रोजन है, फास्फोरस। तो अब या NPK की भी बोरी आती है स्पेसिफिक। लेकिन जहाँ तक बात है क्या कि क्या अगर जैविक विधि में हम चलें तो क्या ये संभव है? तो जैसा कि किसान भाइयों आप एक चीज़ महसूस करते हैं कि आपने हमेशा सुना है कि गोबर को खेत में डालने से बहुत लाभ होता है कि खेत की बहुत ज़्यादा सूक्ष्म जीवाणुओं की संख्या बढ़ जाती है और ये। लेकिन जहाँ तक मेरा परसेप्शन है कि आज के समय पशुधन की भी एक बहुत बड़ी क्राइसिस हो गई है। जब से हम मशीनरी युग में एंटर कर चुके हैं तो आज के समय किसी किसान के पास बैल नहीं होता और बहुत सारे पशुओं का भी अभाव हो चुका है किसानों के यहाँ। तो इस ऐसी स्थिति में से बचने के लिए हम एक उपाय कर सकते हैं कि हम अपनी खाद को डिकम्पोज कर सकते हैं, और वो भी इस मेथड से जैसे होता है कि एक कल्चर होता है, मतलब जीवाणु होते हैं, कुछ ऐसे सहायक जीवाणु होते हैं जो कि मतलब किसी चीज़ को मतलब एक्सेस नाइट्रोजन में, एक्सेस P में, एक्सेस K में, मतलब पोटेशियम में, मतलब उसको बदल देते हैं। तो अब है क्या कि इसको हम किस तरह से इसको उपयोग कर सकते हैं। तो देखिए जैसे कि हमारा गोबर का जो सिंपल खाद होता है वो पूरी तरह ना तो प्रसंस्कृत होता है और ना ही वो कहा जाए कि वो पूरी तरह परिपूर्ण है। क्यों? क्योंकि हम जो गोबर की खाद बनाते हैं ना तो उसमें किसी प्रोसेस का फॉलो कर पाते हैं। हम जनरली गोबर को डाल देते हैं, उसको सड़ने के लिए छोड़ देते हैं, साल 1.5 साल बाद उसको निकाल लेते हैं। उसके अंदर बहुत सारे जीवाणु होते हैं, ये होते हैं, वो भी काम करते हैं, लेकिन वो जो उसका जो बेनिफिट हमें ले सकते हैं, और अपने घर के भी कुछ अपशिष्ट होते हैं उनको भी यूज़ करके उसमें, तो वो हम पूरी तरह नहीं ले पाते। तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं भाइयों? इसमें हम एक मेथड है डिकम्पोज करने की। तो डिकम्पोज करने की भी एक विधि होती है कि कैसे हम गोबर को के खाद को या घर के अपशिष्ट को, जो भी मतलब ऐसे अपशिष्ट जो हरे अपशिष्ट हैं या गलने वाले मतलब अपघटन वाले अपशिष्ट हैं जो अपघटित हो सकते हैं, तो वैसे अपशिष्टों को हम कैसे खाद में बदलें जिसमें कि नाइट्रोजन तीनों की प्रचुरता हो। तो इसके लिए हम एक उपाय करते हैं भाइयों और बहनों की, पहला है क्या कि अगर हम एक ट्रॉली मतलब एक ट्रैक्टर गोबर लेते हैं
और उसको क्या किया जाए कि उसको पहले ऐसे ही हम लोग सूखने के लिए जैसे फैलाते हैं, तो उसको उसकी मोटाई हम 1 फीट से ज़्यादा ना रखें। और इसी स्थिति में वैसे गोबर को कम से कम हम, जो गोबर हमारा आया है एक ट्रॉली एकदम कच्चा गोबर है, तो उसको हम कम से कम 15-20 दिन उसको फैला के थोड़ा सूखने के लिए छोड़ देते हैं। उसके पीछे भी कुछ रीज़न होता है कि क्यों हम लोग फैलाते हैं और आधा से 1 फीट उसकी ऊंचाई रखते हैं, ताकि उसमें थोड़ा हो क्या कि उसके मॉइस्चर जो है वो थोड़े ख़त्म हो जाए। और मॉइस्चर ख़त्म होने के बाद उसमें बहुत सारे और भी तत्व हैं जिनको और हमें